उधर उन्होंने हिजाब पहना, उधर जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध इस अंदाज से किया कि उन्होंने भगवा गमछा डाल कर आए और उनका मुकाबला किया। तो हिजाब को लेकर ये सब चीज़ें क्यों? क्या हिजाब पर कोई सियासत तो नहीं मुल्क की? क्या इलेक्शन को देखते हुए हिजाब का मुद्दा छेड़ा जा रहा है कि 5 राज्यों में इलेक्शन? इसलिए हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को मत देखिए। भारतीय हैं, मैं देश प्रेमी हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है उसको सोचने की जरूरत है। इसलिए हमने सबने मिलकर के बहुत से प्रोग्राम करवाए। मेरे साथ बहुत सारे साथी दोस्त हैं कि सद्भावना की। 1994 में आपकी फरागत है, इसका मतलब जब बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ था शहादत का, तो उस वक्त आप दारुल में मौजूद थे? उस वक्त हम दारुल देवबंद में, अच्छा, साले हफ्ते में हम थे। अच्छा, मिशकात शरीफ में। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिनकी खिदमात और काविशात मुल्क व बैरून मुल्क में सबके सामने है, बैनुल अक़वामी तौर पर आप लोगों के दरमियान मुतारफ हैं। आइए हजरत मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी कासमी दहली। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब से सवालात करूं और आपसे हालात के बारे में कुछ खबर दूं, जायज़ा लूं, कुछ चीज़ें जो आपसे पूछूं, एक नज़र मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब के कैरियर पे, एक नज़र मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब की खिदमात और आपकी काविशात पर। मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब वतन अजीज़ में बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम करने में मशहूर व मारूफ हैं। आपने हम आहंगी, खैर सगाली और भाईचारगी सद्भावना को लेकर मुल्क व मिल्लत के लिए बहुत से काम किए हैं। मजहबी, तालीमी, समाजी मैदान में नुमाया कारकर्दगी है आपकी। 15 सालों से कनाट पैलेस में मस्जिद हसन रसूल नुमा पचकुइया रोड में आप यौम जुमा के मकबूल खतीब हैं। इसके अलावा 25 सालों से आप ईदगाह के और नमाज ईदैन के इमाम भी हैं। उलमा मदारिस आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप जमीयत उलमा हिंद सूबा दिल्ली के 10 साल तक जनरल सेक्रेटरी के मकबूल ओहदे पर फाइज रहे। दीनी तालीमी बोर्ड के आप जमीयत उलमा हिंद सूबा दिल्ली के नायब सदर हैं। इसके अलावा दिल्ली में मकातिब के क़याम का सहरा आपके सर जाता है। आज हमारे साथ मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब बने हुए हैं। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आपसे पूछेंगे, जानेंगे, और ये बहुत अच्छा दिन है। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आज ये मेरे लिए भी अच्छा दिन इसलिए है कि हम अपने चैनल पर ये पहली इल्मी और आफाकी शख्सियत हैं जिनको पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने कोई इंटरव्यू किसी का नहीं डाला। आप माशाल्लाह इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए, आपकी फरागत हमने पढ़ा है दारुल उलूम देवबंद से, कौन से सन में आपकी फरागत? सन 1994 में, 1994 में दारुल उलूम से फजीलत हमने हासिल की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, दारुल से फजीलत जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1994 में आपकी फरागत है, इसका मतलब जब बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ था शहादत का, तो उस वक्त आप दारुल में मौजूद थे? उस वक्त हम दारुल देवबंद में, अच्छा, साले हफ्ते में हम थे। अच्छा, मिशकात शरीफ में। बड़ा ख़तरनाक ये एक हादसा था पूरा मुल्क के लिए, समाज के लिए, देश की हमागी को। एक मंदिर, एक मस्जिद का मसला एक अलग है। हाँ। मसला एक दो परिवार, दो मजहब के लोग मानने वाले इस मुल्क में, इस देश के अंदर बड़ी अक्सरियत के लोग हैं और आपस में एक खाई बनने का रास्ता वहाँ से बना है। बहरहाल बड़ा अफसोस, हम लोग पढ़ते थे, एक कोहराम मचा एक। अच्छा, ये बताइए, जब ये 1992 6 दिसंबर का ये सानिया हुआ, तो क्या उसका हालात का असर था दारुल उलूम पर? हालात, आप जो बात ये कह रहे हैं, जो आपने की बात ये मालूम की है कि उस वक्त दारुल उलूम में क्या हालात थे या क्या असरात मुरतब हुए, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ा सानिया था जी जी, बहुत बड़ा हादसा था ये। दारुल उलूम देवबंद भी उससे मुतासिर हुआ। तकरीबन 9 दिन तक देवबंद शहर में कर्फ्यू था, उसका असर दारुल उलूम में, सारे गेट बंद थे। हम लोग दारुल उलूम देवबंद अंदर रहे। अपने हाथ से जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे खाना बनाते थे, अपने हाथ से सबको अपने खिलाते थे। और उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मरगूब रहमान साहब हयात थे और आप मोहतमिम थे हमारे दारुल उलूम देवबंद के। तो आपने ऐलान कर दिया था कि दारुल उलूम में कुछ ऐसा भी होता है, जैसे दूसरे मेहमान वगैरह आए हुए थे तो वो भी अंदर रह गए थे। कुछ दूसरे मदरसों के कुछ पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर आए हुए थे, अपने दोस्तों से, साथियों से भी मिलने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी वहीं गिर गए थे। तो आपने ऐलान कर दिया था कि जो भी दारुल उलूम के अंदर यहाँ मौजूद है
वो खाना सभी लोग खाएंगे, सब हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छा एक तरह से था, लेकिन बस अफसोस ये था कि हम लोग इससे पहले हिंदू मुस्लिम को लफ्ज़ इस तरह नहीं समझते थे कि ये हिंदू है मुसलमान है, भाई हम लोग भारत के देश के सब परिवार की तरह हैं। लेकिन ये सानिया ऐसा हुआ कि जब हम लोगों ने समझा कि हाँ हिंदू और मुसलमान भी कोई शब्द है इस तरह, हालांकि मजहबी तौर पर तो मान सकते थे कि ये हिंदू मज़हब है, ये इस्लाम मज़हब है, ये यहूदी मज़हब है, ये क्रिश्चियन है, ईसाई मज़हब है, वो मुताले के हिसाब से तो हम जानते थे। लेकिन इस तरह जो चर्चे में आना पूरे मुल्क समाज के अंदर कि भाई ये दो कौमें किस तरह आपस में भिड़ रही हैं, पूरे मुल्क में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, उसमें हम लोगों को ये एक तरह से समझने का मौका मिला। तो जैसे कि आप समाजी खिदमात, सियासी खिदमात, दीनी खिदमात में आप मुतारफ़ हैं, तो जब आप फरागत के बाद दिल्ली आए 94 के बाद, क्या मसाइल जब उस वक्त चैलेंज थे आपके सामने, क्या मसाइल आपके सामने? मैं आपको ये बताना चाहूँगा मुफ्ती साहब, जब दारुल देवबंद से जब हमारी फजीलत हुई तो आमतौर पर ये खुशी होती है कि आदमी घर की तरफ को आता है, भाई अब मैं मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब मैं घर जाऊँगा। लेकिन मैंने ये समझा कि ये 1992 के बाद जो हालात मुल्क के अंदर बने हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क और समाज के हालात को भी हम अपनी आंखों से देखें चल करके, क्योंकि जब तक तो हम लोग चार दीवारी के अंदर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद जब बाहर आए हैं तो सबसे पहले हमने लखनऊ का सफ़र किया। अच्छा, दारुल से बजाय दिल्ली घर आने के हम लखनऊ पहुँचे। किस लिए सफ़र था? और लखनऊ हम पहुँचे इसलिए कि एक तरह से आपस में समाजी हम आहंगी को देखने के लिए। फिर उसी मौके पर लखनऊ, बाराबंकी, ज़िला बस्ती, गोंडा, ज़िला फैज़ाबाद, अयोध्या भी हम गए उस मौके पर। अच्छा। और अयोध्या के भी हमने सफ़र किया, वहाँ हम शहर में गए। फिर बहुत से ऐसे साधु संत थे, महंत थे और वहाँ महाराज थे कि जिनसे हमने मुलाकात भी की, उनसे हमने बातचीत की हालात पर। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग अभी पढ़ कर आए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है देश को जोड़ने की। मज़हब अलग अलग हो सकते हैं, तो हमारी उनसे बातचीत होती थी, अखबार पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साधु हैं। तो उस वक्त हम लोगों को उस पर काफ़ी हमने कहा हम एक ऐसे मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह हमें उनकी बात सुनने का मौका मिले कि ये शब्द क्या है। दुनिया के अंदर मज़हब तो सदियों से है, बहुत सारी दुनिया पूरी दुनिया में अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग हैं, धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन ये एक तरह से माहौल क्या बना है ये, तो इसलिए हम लोगों का सफ़र इसी नीयत से वहाँ सफ़र था। अच्छा, तो आपने वो सफ़र किया, उसके बाद आप दिल्ली आए? जी हाँ, फिर उसके बाद रमज़ान का महीना था। कैसे हालात थे उस वक्त? दिल्ली चूँकि मुल्क की राजधानी है, तो उस वक्त क्या हालात थे दिल्ली में? हालात तो ठीक थे बज़ाहिर, इसका असर तो इस हिसाब से हमने महसूस किया कि हम लोगों को इस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके हालात ख़राब ना हो। उस वक्त यंग थे, एक यंग के लिए क्या काम होता है जो उसको करना चाहिए? जब एक यंग और एक जवान दारुल से फारिग होकर आ रहा है, क्या जिम्मेदारी बनती है इलाके की, आवाम की, मसाइल की, क्या जिम्मेदारी बनती है? जब हम यहाँ घर पहुँचे तो हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे और बड़ी उनकी दीनी, मजहबी, तालीमी, समाजी खिदमात, फिर वो एक बड़ा कारोबार था उनका, एक बिजनेस मार्केट में। तो हमने देखा कि दिल्ली शहर में जहाँ मुस्लिम जो समाज के लोग हैं अपने कारोबार के साथ साथ मुख्तलिफ शोबे से भी जुड़े हुए हैं, तालीमी मैदान में भी हैं और समाजी मैदान में भी हैं। तो उस मौके पर जमीयत उलमा का दिल्ली के अंदर कोई इतना वो नहीं था कि जैसे कोई तंजीम में एकदम से कोई पहले से जमात जमीयत उलमा एक्टिव हो या कोई मुस्लिम तंजीम में एक्टिव हो, इस तरह का निज़ाम नहीं था। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि फ़रागत के बाद उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड का काफ़ी वो था, अहम रोल था, एक माहौल था दिल्ली के अंदर। और हज़रत क़ादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वल्लाहु मरक़दहू आज हमारे दरमियान नहीं हैं, तो हज़रत ने कई मरतबे अपने उनके साथ मजलिस में उखला में बैठे, हज़रत मुझसे कहते थे कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हज़रत ने कई बार मुझसे फरमाया मौलाना क़ादी मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो हम फिलहाल वहाँ हमारा आना जाना भी था। फिर इस तरह हम मरकज़ में भी बयान सुनने के लिए हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना दाऊद साहब भी मरकज़ में तबलीग में मौजूद थे। इसी तरह हज़रत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तीसरे नंबर के हज़रत जी अमीर थे, उन्होंने हमारा निकाह भी पढ़ाया और उनके उन बयानात सुनने का बारहा मौका मिला। मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से ले जाया करते थे असाब पूरा इज्तिमा वगैरह में, तो वो एक मिजाज माहौल शुरू से बना हुआ है क्योंकि अब्बू हमारे जिम्मेदार थे। मौलाना जावेद साहब दारुल देवबंद के ज़माने में रहते हुए, जैसे वहाँ शोबा मुनादरा है, मदनी दारुल मुताला है, किन तहरीकों से तंजीमों से आप जुड़े थे उस वक्त, क्या काम था? दारुल देवबंद में दाखिल होने के बाद
अगरचे ज़्यादातर मेरी तवज्जो दरसियात की तरफ रही हैं किताबी एतबार से। दौर हदीस शरीफ तक पहुँचते हुए उससे कबल मदनी दारुल मुताला का मैं अहम रुकन रहा। मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम में शिरकत रहती थी, अंजुमन में और सालाना इजलास में। इसी तरह शोबे मुनाजरा का 2 साल मैंने वहाँ जिम्मेदारी भी निभाई है और कई मौज़ूआत पर हमारे इसमें मुहाज़रात हुए हैं, जैसे नोदरा में और दारुल हदीस तहतानी में, जो चूँकि दौर हदीस शरीफ वहीं की तालीम होती थी, तो मैंने वहाँ निज़ामत भी की। अच्छा। और वहाँ तो मैं ये समझता हूँ कि आपको निज़ामत का तक़रीर करने का वहीं से शौक हुआ। जी जी जी, दारुल उलूम, जैसे कि आज हम आपकी निज़ामत सुनते हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, माशाअल्लाह। बोलने का भी लबो लहजा उसलूब अंदाज अलग है। तो दारुल उलूम देवबंद की देन है या दिल्ली आकर आपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को अटेंड करके वहाँ से सीखा? नहीं, दारुल उलूम देवबंद से ही है ज़माने तालिब इल्म से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दारुल उलूम से पहले मैंने 2 साल तालीम मैंने गंगो में हासिल की थी, जामिया अशरफुल उलूम रशीदी में। हज़रत मौलाना कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, वो मुझे बहुत मानते थे, वो मोहसिन थे, नाज़िम थे और बहुत छोटा था उस वक्त में। तो मुझे घर खाना लेने के लिए भी चलो खाना लिया हो, मेरे साथ ही खा लो बैठ करके। आज उनके बेटे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, एक बड़ा वो मुमताज़ रहा वहाँ भी, तो बड़ी मोहब्बतें वो करते थे। तो वहाँ भी मैं अंजुमन में वो था, गंगों में भी तिलावत, नज़्म, तकरीर, बयानात। और उस वक्त काजी रशीद मसूद का दौर था। अच्छा, वो एक सियासत का दौर था, तो उस वक्त भी जो है वो चर्चे में, तो वो जहनी एतबार से वहाँ काजी रशीद मसूद साहब गंगो गए थे। वही घर है उनका, कई बार उनकी इसमें भी शिरकत रही वहाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सियासी समाजी सूझबूझ और ये एक तरह से दरसियात के अलावा की जो एक्टिविटी है, मुताला है, तकारीर हैं, बयानात हैं, ये शुरू से मिजाज रहा। बल्कि एक तरतीब और थी कि कभी कभार मैं 24 घंटे की जमात में भी जाया करता था दारुल उलूम में, छत्ता मस्जिद से कभी। और इसके अलावा एक मामूल और था वहाँ कि जुमे के दिन मैं जुमे के बयान के लिए कई मरतबे देवबंद के आसपास गाँव वगैरह में हम वहाँ जुमा वहाँ अदा करते थे और वहाँ हम जुमे बयान करके फिर नमाज पढ़ी और वहाँ से फिर हम लोग मदरसे आए, क्योंकि भाई नमाज जब भी पढ़नी अदा करनी है दारुल उलूम में पढ़ लेंगे। तो हम लोग कहीं गाँव में चले जाया करते थे वहाँ, तो वहाँ जुमे में बयान करते थे, तो लोग बहुत सराहते थे गाँव वाले, वहाँ इलाके वाले आसपास में। तो इसलिए मिजाज जो शुरू से जो है इस तरह का रहा है। ये तो ये बखूबी मालूम है कि मिजाज जो होता है वो बचपने से बनता है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हम देखते हैं स्टूडेंट को, मदारिस में देखते हैं तलबा को हम, कि वो मिजाज नहीं है जो एक शौक होना चाहिए तकरीर का और तहरीर का, हाँ, मशक करनी पड़ती है। तो ये आपकी जो माशाल्लाह कायदाना सलाहियत है, ये बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। लिखने का भी था, शोबे अल मुनाजरा का वो पर्चा निकलता था महाना अल मुनाजरा। अच्छा। वो जो वहाँ पे जो आया करते साहब होता, तो उस वक्त मेरे मज़ामिन इसमें आते थे। कोई दिलचस्पी, कोई खेल? हाँ, ये भी बात सही है कि दारुल उलूम में जो मैंने जो है बैडमिंटन वगैरह खेला है हमने, हाँ काफ़ी, और फुटबॉल वगैरह। अच्छा। और बल्कि मैंने मुकाबला भी में शिरकत की है फुटबॉल के मुकाबले में। लेकिन अगर आपने बात कही है कि इसका इस्लामी के हिसाब से ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ लगाना भी साबित है। आप दौड़ भी लगाया करते थे और आपने सवारी भी की है। फिर आपने एक ऐसा कई ऐसे बयानात आपने आपके यहाँ हदीस है कि जिसमें आपने सहाबा किराम को तरगीब दी, उम्मत को पैगाम दिया है सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखने का। सियासी एतबार से क्या दिलचस्पी रही? किसी पार्टी से पहले कभी जुड़े या किसी पार्टी के लिए काम किया या किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ हो ज़ाती तौर से या सियासी तौर से? दिल्ली के अंदर सियासी एतबार से क्या सर? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसका आगाज़ भी दिल्ली से हुआ है कि 1995 की बात है जी। हाँ, 95। ITO के पास एक प्यारेलाल भवन है, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त एक सम्मेलन होने जा रहा था, उसमें जामिया के प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और कई ऐसे दानिश हजरात थे, हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। तो हमें उनके साथ में चलने का, बैठने का, उठने का मौका मिला और काम को समझने का मौका मिला। तो एक उन्वान था ईमानदार कार्यकर्ता सम्मेलन। पहला प्रोग्राम हमारी वहाँ स्पीच भी हुई, हमारी तकरीर भी वहाँ हुई और उन हजरात के साथ बैठ करके मुल्की और समाजी तौर पर सोचने का, समझने का और उनको समझ करके मैदान में आने का मौका हमें वहीं से मिला है। मौलाना जावेद साहब, जैसे आप काम कर रहे हैं, हमने आपका चेहरा देखा है काफ़ी टीवी में भी, यानी न्यूज़ में आप इंटरव्यू देते हैं चैनल वालों को, अखबारात में बहुत आपको देखा है हमने, जी जी, सुर्खियों में देखा है हमेशा। ये बताइए, इसके लिए कभी किसी की तरफ से कोई अगेंस्ट कमेंट यानी खिलाफ कमेंट आते हो कोई तब से, भैया ये तो टीवी में आ रहे हैं, फ़ोटो में आ रहे हैं, इसके लिए क्या? क्योंकि उलमा इस चीज़ को बहुत देखते हैं, जिन उलमा को वक्त के हालात का मालूम नहीं है, मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं और ये सोचते हैं भाई ये तो इंटरव्यू में आ रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं। इसके लिए आपको कभी ऐसे कमेंट का, तबसरों का सामना करना पड़ा?
देखिए, अब हमें इसमें जुमले को, शब्द को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा। एक आदमी को मैदान में नहीं आना है, ठीक है। उन्हें खानका में रहकर, हुजरे में रह करके उनको इबादत करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और वहाँ एक इस्लाही इनको एक निज़ाम चलाना है, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी मैदान में है, समाज में है, स्टेज पर है, और लीडरान के बीच में उनको अपना पैगाम पहुँचाना है, बात करनी है, एक मैसेज देना है, कौम को लेकर चलना है, तो उनकी एक्टिविटी जब मैदान में होगी तो वहाँ उनके फ़ोटो खींचे जाएँ, वीडियो बनाई जाए, तो उनकी तवज्जो उधर नहीं है, शोहरत मकसूद नहीं है, क्योंकि वो मैदान में आ गया है। वो तो मैदान में जितनी चीज़ें सामने होंगी, अखबारात भी, मैगजीन भी, और मुजल्ले, रिसाले, जितनी चीज़ें भी हैं, जो भी सोशल मीडिया है, तो वो जहाँ जहाँ वो आ रहे हैं, तो वो उनके ज़रिए आ रहे हैं, उनके पैगामात ही पहुँच रहे हैं वहाँ, वो मकसद वहाँ वो नहीं है। तो जब इन चीज़ों से दूर है तो वो आज भी खानका में है, तो उसके लिए मतलब नहीं। मकातिब के लिए, जैसे कि हम सुनते हैं मकातिब के क़याम के लिए का विषय है आपकी, किस तरह ये निज़ाम बनाया मकातिब का? मस्जिद बनाया मकातिब का निज़ाम, या अलग से मकातिब खोले, ये क्या तरतीब रही? मकातिब दीनियात के हवाले से हमने दिल्ली के अंदर ये देखा कि यहाँ मसाजिद के अंदर एक रिवायत चल रही है, ना असातिज़ा मौलमीन की तरबियत, ना ट्रेनिंग होती थी तालीमी एतबार से, और ना बच्चों की कोई तरतीब, निज़ाम, ड्रेस, पढ़ने का अंदाज, सलीक़ा, किताब, निसाब, कोई ऐसा निज़ाम हमें महसूस नहीं हुआ। तो मुझे एक फ़िक्र पैदा हुई, हमने इसका आगाज़ दिल्ली के अंदर किया, और 10 साल तक रेगुलर मैंने पाबंदी के साथ हमने मकतब कायम करके नमूना पेश करने की कोशिश की। हाँ, ड्रेस के साथ, निसाब के साथ, तालीम के साथ। उसके बाद फिर हमने जब ये देखा कि बम्बई दीनियात का एक निज़ाम वहाँ शुरू हुआ है, तो फिर हमने बम्बई का सफ़र किया। वहाँ हम कई दिन तक वहाँ हम रुके, और हमने फिर करीब से निज़ाम, दर्स, तरीक़ा दर्स, निज़ाम तालीम को हमने बहुत करीब से समझा, देखा, उनकी मजालिस में हम शरीक हुए। तो फिर हम दिल्ली में आकर के हमने मटिया महल में, हमारे साथ भाई तौहीद साहब हैं, हाजी यूसुफ साहब थे, हाजी रफ़ीक साहब थे, मौलाना गयासुद्दीन साहब थे, तो सब, हाजी याकूब साहब हैं, ये वो हजरात हैं कि जो यही दिल्ली में हम लोग बैठ करके हम लोगों ने फिर इसका आगाज़ एक ऑफिस में मटिया महल में हम लोगों ने शुरू किया था। भाई तौहीद साहब ने इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने पैसे खर्च किए, किताब वहाँ से मंगाई। हमने पहले तारुफ में तकरीबन 80,000 की किताबें हमने दिल्ली में बांट दी थी। उसमें कुछ शील्ड वगैरह भी हम लोग लेकर आए थे, कोई एग्जामिनेशन जो है पेपर भी लाए थे तारुफ कराने के लिए। तो असल दीनियात का तारुफ जो है हम लोगों ने, चूँकि ये हजरात उलमा नहीं थे, तो बयान भी मुझे करना होता था जुमे में तारुफ के लिए। फिर वो किताबों की अहमियत, मज़ामीन, उन्वानात जो भी तरतीब दी गई है, तो वो हम पेश करते थे। तो इसलिए जो है पूरी दिल्ली के अंदर हमने 25 मकातिब शुरू में कायम किए थे। बड़ी मस्जिद तुर्कमान गेट, मटिया महल, और फिर हमने लाल कुआं के अंदर, वहाँ भाई एजाज साहब हैं, बाद आफ्ता हमने फिर मकतब का आगाज़ वहाँ भी किया, लाल कुआं के अंदर। वहाँ भी आपके साथ पूरी टीम थी, पप्पू भाई हैं और हाजी तौफीक साहब हैं, ये हजरात वहाँ शरीक रहे हमारे साथ में, और पूरा उन्होंने साथ दिया माशाल्लाह। आज दिल्ली में माशाल्लाह सैकड़ों मकातिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमा हिंद हमारे भारत की सबसे फ़ाल और मुतहरिक तंजीम है। आप उसके फ़ाल और मुतहरिक जनरल सेक्रेटरी रहे। जनरल सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। जमीयत उलमा हिंद से वाबस्तगी की क्या वजह बनी? आपने क्या सोचा है जमीयत उलमा हिंद से जुड़ना चाहिए? बहुत बहुत माशाल्लाह। उसके लिए आपने क्या कोशिशें की, किस तरह से आप जमीयत उलमा हिंद से जुड़े, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मैंने बहुत अच्छी बात है। असल में हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमारे जो बहुत करीबी हम, बल्कि हमारे क्या बल्कि हम उनके रिश्ते में हैं, यूँ कहा जाए, हमें फ़ख्र है इस बात पर। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत हाजी अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इसी तरह हज़रत मौलाना इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये अकाबरीन वो थे कि जिनका बहुत पुराना कदीम खानवादा दारुल देवबंद के ज़माने में हमारे जो ननिया सुसर हैं, वो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्द रहे हैं, हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन कासमी साहब। तो इस तरह फिर हमारे दादा हज़रत मौलाना फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे, हज़रत शेख इस्लाम साहब के ज़माने से साथ चले आ रहे थे। फिर हमारे वालिद साहब का बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत क़ारी उस्मान साहब जीदा रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से। इसी तरह ख़ास तौर पर बेतकल्लुफ़ी हज़रत मौलाना अज़्ज़त मदनी साहब से, हमारे वालिद साहब को, हमारे अब्बा जान को बहुत बेतकल्लुफ़ी बात करते थे। आज भी माशाल्लाह हज़रत मौलाना अज़्ज़त मदनी साहब से भी मुलाकात होती है, तो वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी में बात करते हैं। तो ये बहुत कदीमी एक हमारा बैकग्राउंड है, बहुत कदीमी। आज़ादी से कबल से हमारा परिवार साथ में, आज़ादी की लड़ाई में भी साथ में रहे हैं। हाँ, हमारा ये इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे परिवार के, हमारे ख़ानदान के लोगों को आज़ादी से कबल से जो है माशाल्लाह हम लोग सब साथ में रहे हैं, जमीयत उलमा की तहरीकात में भी। तो इसलिए उनके बाद भी हम दिल्ली में रहे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम एक ही मैदान में काम करें। तो हमने बहुत सारी इल्मी, तालीमी, समाजी एतबार से हमने महसूस किया कि हम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जमीयत उलमा इनके हवाले से हम लोग बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। तो इस मौके पर फिर हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह
के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था, फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के साथ में। और फिर हज़रत हमारे भाईजान हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने, चूँकि दमाने तालिब इल्म में हम लोग साथ में रहे थे, वहाँ भी हम लोगों ने साथ मिल करके देवबंद में काम भी किया था, तो इसलिए वही उनसे वही मोहब्बत ताल्लुक़ भी है। और वो माशाल्लाह उसी, और वो माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बत भी करते हैं, तो उनकी तवज्जो ख़ास तौर पर रही है। और बाज़ाफ्ता उन्होंने ही बुला करके मुझे ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी कि आपको दिल्ली जमीयत उलमा में जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ आपको अंजाम देने हैं। ये हज़रत के लिए है, और यही वजह है कि आपने इसके लिए हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी, हज़रत मौलाना अब्दुल मुईद क़ासमी, हज़रत क़ारी शौकत साहब वेट और नियाज़ फारूकी साहब ने, हज़रत शकील साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, आपने ख़ास तौर पर इनको कहा था कि आप हज़रात जो है इस मामले में आप मौलाना का सपोर्ट करेंगे। माशाअल्लाह। तो आप जमीयत उलमा हिंद के कब से जनरल सेक्रेटरी रहे, कब तक रहे? 2010 में बाज़ाफ्ता हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने बाज़ाफ्ता ये जिम्मेदारी हमें सौंपी थी दिल्ली के हवाले से। अच्छा। 2010 से, और 2000 और उसके बाद 2010 के बाद से 2021 तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहा। माशाअल्लाह। तो काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा माशाअल्लाह। तो जमीयत उलमा हिंद बहुत बड़ी तहरीकी तंजीम है भारत की, और बहुत आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ताउन है। माशाअल्लाह मुख्तलिफ मज़ाहिल में आपने काम किया है। सियासत के हवाले से आगे फ्यूचर में क्या है? किसी पार्टी से टिकट लेने का या इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है? क्योंकि आप जैसे आपकी खिदमत है वो इस लाइन में भी है ना, आपकी खिदमत, तो बात ये है असल। जी, हमारा जन शुरू से रहा है इसमें सियासत में, और यही वजह है कि सबजन पार्टी उस वक्त हमारे बहुत अजीज करीबी थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी, हमने उनके साथ भी काम किया था। अच्छा। ये है 1995 सबजन पार्टी 1995 की बात है। और उस वक्त हम लोगों ने सफ़र किया था कोटद्वार, बिजनौर, कानपुर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, इसी तरह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, इन इलाकों के अंदर हमने माशाल्लाह काफ़ी काम किए थे। 1995 में बता रहा हूँ, 1995-96 के अंदर बड़ी मेहनत की है। उसके बाद से फिर 12 ऐसा मौका रहा है कि सियासी तौर पर, जैसे हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मैंने बाकायदा एंकरिंग करी है, वहाँ MP हजरात के बीच में प्रोग्राम में शिरकत बाहर रहती थी। और इसी तरह मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी खास पार्टी के एतबार से। अच्छा। आपने जो सवाल किया है पार्टी के एतबार से, हाँ भाई, जब आदमी मैदान में होगा तो किसी पार्टी जुड़ा हुआ होगा। उलमा तो हम लोग सियासत से दूर रहते हैं, उलमा सियासत से अपने आप को बचाए रहते हैं। अवाम का उलमा के ताल्लुक से ये क्या बात है? उलमा सियासत में जाएं तो अवाम कहती है कि उलमा सियासी बन गए, और अगर उलमा सियासत में ना जाएं तो क़यादत संभालेगा कौन? ये असल बात है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत अहम सवाल है आपका। उलमा सियासी, आप ये बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कितने बड़े आलिम थे? जी, बहुत बड़े आलिम। वो सियासत में जी। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हावी रहमतुल्लाह अलैह पार्लियामेंट में MP हैं। हज़रत मौलाना असद मदनी साहब फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, आप पार्लियामेंट में हैं। मौलाना हज़रत महमूद मदनी साहब पार्लियामेंट में हैं। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब वो पार्लियामेंट में हैं। बहुत सारे उलमा हैं। आज़ादी से पहले भी उलमा सियासत में रहे, और पार्टियों में रह करके उन्होंने अपनी खिदमत पेश की है, और आज़ादी के बाद भी अब तक उलमा मैदान में हैं। इसलिए इस तरह के बारे में हाँ कुछ न कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ उलमा को मज़ीद इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी मुल्क की सूरत हाल को देखकर हम किस तरह और आगे काम अपने पेश कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा और गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उलमा को आगे आना चाहिए। क्योंकि उलमा तो हमारे जो है हम देखते हैं कि वो इस लाइन से जो है बिल्कुल ऐसे नाशना ना बलद होते हैं कि समाजी मुद्दों पे अगर उनसे कहा जाए बात करने के लिए तो समाजी मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। इस लाइन से उलमा को क्या करना चाहिए? बात ये है। देखिए मुफ्ती साहब, आप माशाल्लाह बहुत काबिल कदर शख्सियत हैं। आप ये नहीं कह सकते आप कि उलमा नाबलद होते हैं। उलमा का मतलब ये होता है वो वारिसीन अंबिया होते हैं, वारिसीन पैगम्बर हैं। तो उलमा की फिरासत, बसीरत, बसारत, उनकी नज़र सब चीज़ों पे होती है, वो हर चीज़ पढ़ कर आते हैं। वो ये नहीं है। बाज़ लोग मसलिहतन कुछ सियासत से दूर रहते हैं, बाज़ लोग तालीमी खिदमत को आला समझते हैं, बाज़ लोग कुरान मुक़द्दस की खिदमत के लिए अपना है ना, तो इसलिए मुख्तलिफ शोबे में उलमा काम कर रहे हैं, तो मैदान सियासत में भी हैं। तो अब ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि उलमा को मज़ीद मुताला करने की ज़रूरत है, मैदान में आकर के समाज को समझने की ज़रूरत है। बस हम ये कहना चाहेंगे कि जज्बात, हम लोग क्या है कि कहीं भी जाइए, हम लोग चैनल में वगैरह में TV में डिबेट पे जाते हैं या कहीं किसी तरह सुनते भी हैं, और सियासी महफिल में भी जाना होता है, प्रोग्राम में जाना होता है, तो वो लोग कहते हैं यार ये कौम बहुत जज्बाती कौम है, मुसलमान उलमा बड़े जज्बाती होते हैं, जज्बाती होकर बात करते हैं।
तो ये जो एक तरह से छवि बनी हुई है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है। जज्बात में बात कर रहे हैं आप, अपनी बात अच्छे अंदाज से कहिए। आप इस वक्त क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश समाज को, वो अच्छे अंदाज से दीजिए। और आपकी बातों से आपके लबो लहजो थी अंदाजा हो कि आप काबिल कदर शख्सियत है, आपकी नजर हर चीज पर है। आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। मौलाना एक बात बताइए, अभी कर्नाटका के अंदर इंडियन कॉलेज है उडुपी में, वहाँ एक हिजाब का मसला हुआ। हिजाब का जब मसला शुरू हुआ, कोई चंद बहनों ने वहाँ हिजाब पहना हुआ था और वहाँ लड़कियों ने, तालिबात ने हिजाब पहना हुआ था। उनके हिजाब को लेकर पहले मुल्क के अंदर, फिर अब बैरून मुल्क के अंदर भी एक तनाज़ुर खड़ा हो गया, एक झगड़ा सा है। 5 सूबों में इलेक्शन है, इस वजह से या हिजाब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या ड्रेस कोड है जो स्कूल का कोड है, उसके लिए हिजाब माने हैं, मना है, या लड़कियां वो ज़बरदस्ती हिजाब पहनी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या होना चाहिए हिजाब के बारे में? देखिए, आपने हिजाब को लेकर के कई तरह के सवाल किए। मसला मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि अगर फ्रीडम के एतबार से देखा जाए, आज़ादी, तो क्या एक समाज को लेकर के आज़ादी का मफहूम, उसका मतलब मीनिंग कुछ और है जी, और समाज के हिसाब से आज़ादी या फ्रीडम की मीनिंग कुछ और है। फ्रीडम की एक ही मीनिंग होनी चाहिए और आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। ये सभी इस बात को, हर कानून में, हर समाज में लोग इस बात को मानते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लेडीज़ वो निकाब नहीं ओढ़ती है, हिजाब नहीं लगाती, तो हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम उसे ज़बरदस्ती ये कहें कि आप निकाब डालिए। ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है, अगर वो निकाब या हिजाब नहीं लगा रही है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, वो उनका लाइफ है। तो इसी तरह जब वहाँ फ्रीडम है, आज़ादी है, तो इसी तरह आज़ादी इस बच्ची के लिए, क्या इन औरतों, इन महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए जो अपनी मर्जी से, मजहब के एतबार से हो या समाजी तौर पर हो या किसी रिवाज के ऊपर हो, कि वो अगर घूंघट लेती है या वो निकाब और हिजाब लेती है, तो हमें यह हक हासिल नहीं है कि आप हिजाब और निकाब उतारिए। नहीं, जब वहाँ हिजाब नकाब ओढ़ सकते हैं, आप समझ नहीं रहे, हिजाब नकाब ओढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर क्यों? सवाल ये है कि आप स्कूल आ रही हैं तो आपको स्कूल ड्रेस कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस है, एक कर्तव्य है, एक रूल रेगुलेशन है। आप घर के बाहर, स्कूल के बाहर जाइए, किसी पब्लिक पैलेस पे जाइए, मार्केट जाइए, शॉप्स जाइए, आप हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं। मुल्क के अंदर सैकड़ों लाखों खातीन हैं, औरतें मस्तूरात हैं जो हिजाब पहनती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब स्कूल जा रहे हैं तो तब हिजाब क्यों? क्योंकि आप अगर स्कूल आते में हिजाब, अपना मजहबी हिजाब पहनेंगे तो सामने वाला भी जो दूसरे मजहब से रिलेटेड है वो हिजाब अपना जो है, जो उनका भगवादारी गमछा है, भगवादारी दुपट्टा है, या जो भी उनकी आस्था है, लिबास के लिए जो आस्था है, वो उसको फॉलो करेंगे। तो आपस में जो एक स्कूल का जो कोड है, जो यूनिफॉर्म कोड है, वो आपस में खराब। एक मिनट, आपने स्कूल की बात की है, स्कूल कोड की बात आपने की, ड्रेस कोड की आपने बात की। स्कूल के लिए कोई बच्चियां होती हैं स्कूल तक, तो वो बाज़ाब्ता गले में डाल के जाती हैं। मसला कॉलेज का है, और कॉलेज में ये देखा गया है कि वहाँ कोई ख़ास, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ख़ास वो ड्रेस कोड नहीं होता, वहाँ नहीं होता है। अच्छा, तो कॉलेज में एक फ्रीडम होता है, आदमी पहन का आता है, पढ़ता है, एक माइंडली आदमी का एक तरह से आज़ाद होता है उसमें, वो शिकंजे में नहीं होता किसी ड्रेस कोड में। इसलिए थोड़ा सा मसला बना हुआ है। स्कूल का कोई मसला नहीं आता, स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उस पर तो सही अमल करते हैं। लेकिन ये जो मसला है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो ऐसे मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छा, उसको बिल्कुल मजहबी रंग बन जाए, वो खैस्तान शुरू हो जाए, खैस्तानी भी सही मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे धर्म का वो अपनी तरफ खींचे, उसके बाद फिर पढ़ाई क्या होगी? बस ना, मसला है पर्दा का। हम लोग इस सोसाइटी माहौल के अंदर सफाई हो, दिल नीयत की सफाई हो, और पर्दे पर अगर समाज अपने मजहबी तौर पर उस पर अमल करता है, तो वो एक पर्दे की लवाजिमात के हिसाब से वो भी फ्रीडम में शुमार है कि वो जिस अंदाज से लिबास से और लोग आते हैं, वो भी अपने लिबास के हिसाब से वो भी बच्ची आई हैं, तो इसलिए उस पर हमला नहीं होना चाहिए। अभी मसला कोर्ट के अंदर है। नहीं, हिजाब तो बहुत दिनों से लड़कियां पहन रही हैं और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, क्या इसको लेकर इलेक्शन के तौर पर कोई सियासत? हाँ, ये आपकी तीसरी बात ये है, ये भी उसका हिस्सा हो सकता है
क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब इलेक्शन का या कुछ ऐसा मौका होता है तो उस वक्त जो है कोई न कोई एक ऐसा इश्यूज को उठाने की कोशिश करते हैं, कोई इशू वगैरह कि जिससे कि मजहबी रंग बन जाए, जो देश समाज के लिए हानिकारक है, मुनासिब नहीं है बिल्कुल। आप विकास की बात कीजिए, आपने क्या किया वो समाज के पब्लिक के सामने पेश कीजिए। आप किसी मजहब की किसी भी एक है उस मजहब के एंगल से क्यों मतलब इस तरह देखते हैं आप किसी चीज को। ये अभी सद्भावना विकास मंच का तस्करा हुआ पहले, जी। आपका वो प्लेटफॉर्म है सद्भावना विकास मंच के, आप प्रेसिडेंट भी हैं। सद्भावना विकास मंच के आपने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, हमने देखे। सद्भावना विकास मंच के प्रोग्राम से जमीनी सतह पर लोगों को क्या फायदा हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि सद्भावना विकास मंच के प्रोग्राम जो आप करते हैं, हमें देखे तो उसमें हिंदू मुस्लिम की और जो दूसरे सिख हैं, जैन हैं, इनकी जो आपस की बढ़ती हुई नफरतें, क्या इस पर कुछ असर पड़ा है? वो नफरतें मोहब्बतों में बदली हैं, इस ताल्लुक से क्या है? अभी जो हाल फिलहाल में नफरतों का माहौल चल रहा है, वो कैसे खत्म की जाए? नफरत वो चीज है जो इंसानों के बीच में दुश्मनी पैदा करने का बहुत बड़ा सबब बन जाता है। नफरत ऐसी खतरनाक चीज है। नफरत से दिल बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं। इसको खत्म करने की जरूरत है और यही हमारी कोशिश है, आपकी भी है, हम सबकी जिम्मेदारियां बनती है कि हम अपने समाज को बंटना ना दें। इससे देश कमजोर होगा, विकास की डोर टूट जाएगी, देश विकास की तरफ को नहीं जा पाएगा। घर में जिस घर में लड़ाइयां होती हैं, घर में भाइयों में लड़ाई होने लगे, ये घर परिवार में आपस में इख्तलाफ का माहौल बन जाए तो घर की तरक्की रुक जाती है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली से बाहर भी स्टेट में कराए हैं और अभी हम कराते हैं, अभी फिर हम कराने जा रहे हैं। अच्छा। और अभी भी हम लगातार बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह इसके लिए कराएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस में इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग नहीं करा पाए, भीड़ की वजह से, मजमे की वजह से। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके लिए बड़ा प्रोग्राम भी कराएंगे और हम यात्रा भी निकालेंगे पूरे देश के अंदर। हम सद्भावना यात्रा, एक तरफ हम खड़े होंगे, हमारे साथ हिंदू भाई खड़े होंगे, साधु संत खड़े होंगे। हमारा इस यात्रा का राजनीति से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम सिर्फ देश को बनाने के लिए पूरे देश में यात्रा निकालेंगे ताकि इस यात्रा से अमन और शांति और आपस में मोहब्बत का माहौल बन जाए। सद्भावना विकास में दाढ़ी टोपी को लेकर आपके साथ हिंदू हमने देखे, हिंदुओं के साथ फोटो भी देखे, महंतों के साथ, क्या उनको दाढ़ी टोपी से कोई आपत्ति नहीं है? दाढ़ी टोपी तो भारत की संस्कृति में शामिल है। हिमाचल प्रदेश जाइए वहां टोपी ओढ़ी जाती है, उत्तराखंड चलिए वहां टोपी ओढ़ी जाती है, राजस्थान चलिए वहां पगड़ी बांधी जाती है, मध्य प्रदेश चलिए वहां भी पगड़ी बांधी जाती है, महाराष्ट्र भी जाइए वहां भी लोग जो है टोपी ओढ़ते हैं, वहां लोगों को देखा। और जो खास तौर पर जो हमारे गुज्जर समाज के लोग हैं और बहुत सी ऐसी बरादरियां हैं कि जहां उनके बूढ़े पुराने आज वो सफेद टोपी ओढ़ते हैं। टोपी और दाढ़ी की बात यह है कि भारत के अंदर सिख समाज सब दाढ़ी रखते हैं, यहाँ की संस्कृति में शामिल है। साधु संत जितने भी हैं वो सब दाढ़ी रखते हैं। तो इसलिए दाढ़ी टोपी हम अपने मजहब के हिसाब से हम लोग अमल करते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर साहब की सुन्नत है और यहाँ भारत की संस्कृति में भी है, दाढ़ी और टोपी है। तो ये चीजें ये है, कोई नफरत की चीज नहीं है, ये तो मोहब्बत की चीज है। लेकिन मुस्लिमों की दाढ़ी से नफरत क्यों? सवाल ये है। नहीं, दाढ़ी से नफरत नहीं है। ये क्या प्रधानमंत्री दाढ़ी नहीं रखते? हमें तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दाढ़ी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है कि मौलवियों की नहीं है ऐसी दाढ़ियाँ। तो इसलिए कहने वाली बात यह है कि बहुत से ऐसे मजहबी लोग दाढ़ी नहीं है। तो हमारे साधु संत यहाँ का माहौल है। बस नफरत जो बात है ना, ये नफरत भी सियासत की वजह से है, रहने सहने की वजह से नहीं है। खाना पीना, रहना सहना, कल्चर, डॉक्टर एक, हॉस्पिटल एक, थाना एक, पुलिस स्टेशन एक, रेलवे स्टेशन एक, गली सड़क एक, दूध की दुकान भी एक, पोस्ट ऑफिस एक, एमएलए का ऑफिस सबके लिए, राजनीतिक गलियारों से जितने भी काम होते हैं वो सब काम सबके लिए। तो इसलिए यहाँ सामाजिक तौर पर साथ रहने के तौर पर कोई नफरत नहीं है। अगर नफरत है तो वो प्लानिंग, टारगेट, सियासत इसकी बुनियाद पर है, वरना इतनी मोहब्बत लोग करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इसमें समाज में ये वो कौम है कि जो अपना धर्म समझती है दूसरे की मदद करना, जिन्होंने देश को हमेशा सीने से लगाया है। और अब जो भारत के हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग सब इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं, तमाम इसी समाज से सब पैदावार हैं। जी जी। हमारे व्यूअर्स के लिए एक आखिरी सवाल, जी, व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के माहौल को देखते हुए? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के जरिए
कई तरह के आपने सवालात किए, बहुत खुशी हुई है और आपके माध्यम से बड़ा मैसेज जाएगा। आपका चैनल तरक्की करे, आपके चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स बढ़ें, लाइक लोग शेयर करें और तरक्की हो। हमने देखा कि बहुत से लोग चैनल में अपने पैगामात इसके जरिए, बहुत अहम ये एक तरह से ये रास्ता है जिससे कि एक तरह से इसके लिए आदमी बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाता है। तो इसके लिए बस आखिरी के बेसिस हम ये देना चाहेंगे आपके इस चैनल से कि नफरत की आग ख़त्म करो, उसको बुझा दो और मुकाबला करो तो इल्म और सलाहियत और इस्तेदाद और विकास पर मुकाबला करो। ये है भलाई के काम में मुकाबला कीजिए। भाई उसने भला काम किया, उसने 2 काम किए, मैं 4 काम करूंगा। उसने भला काम 5 किए, मैं 6 काम करूंगा। तो मुकाबला भलाई के एतबार से कीजिए, देश के विकास के एतबार से कीजिए, गली मोहल्ले को साफ रखिए। अगर कोई बीमार है, ये मत देखिए दवाई का मसला है, हॉस्पिटल में ले जाने का मसला है, तो ये मत देखिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है। जिसके पास गाड़ी है फौरन गाड़ी लाइए, माँ बहन बेटी बहू को फौरन जो है उसमें बिठा करके हॉस्पिटल पहुंचाइए, चाहे वो हिंदू हो वो मुसलमान को लेकर जाएं, और मुसलमान अगर हो तो हिंदू भाइयों को पड़ोसियों के साथ फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। ये मैसेज हम देना चाहिए। ये असल बात है और बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो अब इतना ही आज के लिए, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज आप यहाँ तशरीफ लाए चैनल पर, आप हमारे खुसूसी मेहमान रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप थे हज़रत मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब जो आज के प्रोग्राम के मेहमान थे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में अगले हफ्ते हम आपके सामने ऐसी ही किसी इल्मी शख्सियत को, किसी समाजी शख्सियत को पेश करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे मुल्क व मिल्लत के बारे में, उनके बारे में, हालात के बारे में। इसलिए इन एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें आज के लिए रुख्सत दें। अस्सलामु अलैकुम।